Mr. Judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today, we are going to discuss the latest case laws for Arbitration and Conciliation Act 1996. With the passage of time, arbitration and conciliation and all the other alternative mechanisms for dispute resolution, जिन्हें हम ADR के नाम से जानते हैं, जी हाँ ADR, these mechanisms have become so famous that we needed judicial interpretation on these laws. So today we are going to discuss the very most important latest case laws that have happened on arbitration in the recent years. So let's begin our video with the very first case law. Amway India Enterprises Private Limited versus Ravindranath, which is a case of 2021. In this particular case, the Apex Court discussed the meaning of foreign arbitration. It was discussed that if one of the parties to the arbitration, अगर दो में से कोई भी एक पार्टी arbitration की जो है वो या तो फॉरेन नेशनल है या फिर हैबिचुअली किसी और कंट्री में रिजाइड करती है अदर देन इंडिया, और इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन अनदर कंट्री, देन जो आर्बिट्रेशन उन पार्टीज के बीच में हो रहा है उसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहा जाएगा, यानी कि वो आर्बिट्रेशन जो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन के साथ साथ ये भी कहा गया कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट सच इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैरीज ऑन बिजनेस थ्रू एनी ऑफिस और कॉर्पोरेट बिल्डिंग इन इंडिया। सो यहाँ पर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑफिस खोल करके यहाँ से बिजनेस कंडक्ट कर रही है तो भी वो क्या मानी जाएगी, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में इंक्लूड होगी। So this is the case of Amway Enterprises. This is a landmark case of 2021. Moving on, Gemini Bay Transcriptions Private Limited versus Integrated Sales Service Limited. Again, it is a 2021 case. इस केस में बात हुई है सेक्शन 46 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जहाँ पे बात की गई है कि फॉरेन अवार्ड का एनफोर्समेंट जो है वो किस तरह होगा। इट कैन नॉट बी रेजिस्टेड ऑन द सोल ग्राउंड दैट इट वाज मेड अगेंस्ट नॉन सिग्नेटरी टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। जी हाँ, इवन इफ एन आर्बिट्रेशन award says that it will be applicable against a non-signatory to the arbitration agreement, then also it will be considered a valid award. This is not the only ground on which the award will be rejected or dismissed. In this case, the court has further held that persons as between whom it was made, यानी कि वो लोग जिनके बीच में arbitration agreement हुआ था, उस definition में वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो कि नॉन सिग्नेटरीज हैं उस अग्रीमेंट पे जिन्होंने साइन नहीं किए हैं। सो इफ नन ऑफ द ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 48 आर टेकन आर प्रूव्ड, देन द अवार्ड मस्ट बी एनफोर्स्ड। सो दिस इज अ प्रो enforcement bias which is given in the New York Convention, and this convention has been adopted by the Arbitration Act. इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि हम आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स करें। अगर जो ग्राउंड सेक्शन 48 में नहीं गिवन है तो फिर वो अवार्ड जो है एनफोर्स करवाया जाएगा। सो दिस इज योर जेमिनी बे केस। Let us move on to the next case on our list. Union of India versus Messrs. Tatia Constructions Private Limited, which is a case of 2022. The issue in this particular case was whether a person who is ineligible to be an arbitrator himself can appoint an arbitrator. जी हाँ, जो खुद आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता, क्या ऐसा इनएलिजिबल पर्सन कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है? तो इस केस में अपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो आर्बिट्रेशन का अपॉइंटमेंट है, ये जो आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट है, ये वॉइड होना चाहिए। इट शुड बी वॉइड, सच एन अपॉइंटमेंट शुड बी वॉइड। एंड द मोस्ट important thing that was done by this case was that the central organization
for railway electrification case was referred to a constitutional bench. जी हाँ, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के केस में अभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन नहीं आया है. सो लेट्स सी कि वहां पर जब केस का डिसीजन आता है तो इस केस में क्या हेल्ड होता है. नेक्स्ट केस जो है हमारी लिस्ट पर वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL वर्सेस श्री गणेश पेट्रोलियम. ये भी आपका 2022 का केस है. इन दिस पर्टिकुलर केस टू थिंग्स वर हेल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट. पहली चीज जो हेल्ड की गई थी वो ये है कि एन अवार्ड कैन बी पेटेंटली इलीगल वेयर द ट्रिब्यूनल हैज फेल्ड to act in terms of contract or has ignored the specific terms of the contract. जी हाँ, अगर ट्रिब्यूनल ने जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर आर्बिट्रेशन हो रहा है उसके स्पेसिफिक टर्म्स को जो है इग्नोर किया है या फिर उन टर्म्स के साथ में फेल टू एक्ट किया है, देन द अवार्ड कैन बी सेड टू बी पेटेंटली इलीगल. लेकिन साथ ही में ये भी हेल्ड किया गया कि फेल टू एक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये नहीं है कि एरोनियस इंटरप्रिटेशन जो है ट्रिब्यूनल की वो भी इंक्लूड कर ली जाए. जी हाँ, अगर ट्रिब्यूनल ने गलती से कोई इंटरप्रिटेशन दे दी है ऐसी उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स की जो कि ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवार्ड पेटेंटली इलीगल हो जाएगा. वो अवार्ड सिर्फ और सिर्फ एरोनियस इंटरप्रिटेशन यानी कि गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से इलीगल नहीं माना जा सकता. So this particular case is giving some more powers to the arbitral tribunals. अगर उनसे कोई मिस्टेक भी हो जाए तो उनका दिया हुआ अवार्ड जो है इलीगल नहीं माना जा सकता. The next case on our list is iPay Clearing Services Private Limited versus ICICI Bank 2022. Let's see कि इस केस में क्या हेल्ड हुआ था. Merely because application filed under section 34 subsection 4 is not obligatory for the court to remit the matter to the arbitral tribunal. When prima facie appears that there is a patent illegality in the award itself, by not recording a finding on a contentious issue, the court may not accede to the request of a party for giving an opportunity to the tribunal to resume the proceedings. इसका मतलब ये है कि अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर डिसीजन दे ही नहीं पाया है, अपने अवार्ड में उसने कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड नहीं की है, प्राइमा फेसाई नज़र आ रहा है कि ट्राइब्यूनल से गलती हो चुकी है, उसने किसी इम्पॉर्टेंट और प्राइमा फेसाई जो है क्वेश्चन है उसके ऊपर फाइंडिंग नहीं दी है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो एक कंटेंशियस इशू जो है वो डिसाइड नहीं हो पाएगा. तो ऐसे में सेक्शन 34 के 4 में जो है वो अवार्ड फिर से आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को रेमिट नहीं किया जाएगा. द कोर्ट में डिनाई दैट, कोर्ट कहेगा कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को वापस नहीं दिया जा सकता ये कंटेंशियस इशू डिसाइड करने के लिए, क्योंकि प्राइमा फेसाई था ये कंटेंशियस इशू का डिसाइड होना और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज फेल्ड टू डिसाइड दिस पर्टिकुलर इशू. तो ये था आपका iPay क्लियरिंग सर्विसेज का केस. द नेक्स्ट केस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड versus Mahesh Bhai Tina Bhai Rathod, which is also a case of 2022. In this particular case, the apex court has held that section 5 of the limitation act, the section 5 of the limitation act cannot be used to condone the delay beyond the period prescribed under section 34 clause subsection 3 of the arbitration act. जी हाँ, तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के प्रोविजंस जो है उनको यहाँ पर सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता? बिकॉज स्कोप ऑफ डीले कॉन्डोनेशन इज सेल्फ कंटेन्ड इन द प्रोवाइजो टू सेक्शन 34 सबसेक्शन 3. प्रोवाइजो में ही गिवन है कि डीले कॉन्डोनेशन कितना हो सकता है, तो उस प्रोवाइजो के बियॉन्ड जाकर के सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में फायदा नहीं लिया जा सकता, डीले कॉन्डोनेशन नहीं करवाया जा सकता. लेट्स मूव ऑन टू द अनदर केस ऑन आवर लिस्ट, व्हिच इज
Ravi Ranjan Developers Private Limited versus Aditya Kumar Chatterjee 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस पर्टिकुलर केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर only the agreement of the parties provides for a seat or place of arbitration in India, यानी कि जो सीट या फिर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो पार्टीज के अग्रीमेंट में इंडिया डिसाइड किया गया है, तो पार्ट 1 जो है एक्ट का वो अप्लाई करेगा। अगर सीट आउटसाइड इंडिया है, इफ द सीट इज आउटसाइड इंडिया, और हो सकता है कि कुछ एक सिटिंग्स उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की इंडिया में हुई हो, इवन देन, या फिर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो इंडिया में अरोज हुआ हो, देन पार्ट 1 वुड नॉट अप्लाई। जी हाँ, पार्ट 1 तब अप्लाई नहीं करेगा। पार्ट 1 सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करेगा जब सीट ऑफ आर्बिट्रेशन या प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इंडिया ही है। यहाँ पर यह कहा गया कि वेन्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन इज नॉट द सेम एज सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन। सिर्फ कुछ एक प्रोसीडिंग्स का इंडिया में हेल्ड हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आर्बिट्रेशन की सीट क्या है, इंडिया है। आर्बिट्रेशन की सीट वही मानी जाएगी जो पार्टीज ने अग्रीमेंट में डिसाइड की है। यहाँ पर यह भी हेल्ड किया गया कि एन एप्लीकेशन सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर, जो कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन होती है, ये एप्लीकेशन जो है उस हाई कोर्ट में नहीं लगाई जा सकती जहां पे कॉज ऑफ एक्शन का कोई भी पार्ट अरोज नहीं हुआ है। सच अ हाई कोर्ट कैन नॉट have this entertain this application where no part of the cause of action has arose in the territorial jurisdiction of such high court. All right, let's move on to the next case on our list. UHL Power Company Limited versus State of Himachal 2022. Jurisdiction of court under section 34 is fairly narrow. UHL के केस में ये कहा गया है कि सेक्शन 34 में जो jurisdiction है कोर्ट का वो quite narrow है, and जो भी circumstances हैं वो circumscribe कर दिए गए हैं और भी ज़्यादा reduce और लिमिट कर दिए गए हैं सेक्शन 37 की वजह से। If two interpretations of the terms and conditions of contract are possible and the arbitrator proceeds to accept one interpretation over the other, अगर आर्बिट्रेटर के पास में दो इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट के और वो दो में से कोई एक इंटरप्रिटेशन चूज करता है, देन नो फॉल्ट कैन बी फाउंड। तो ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड सिर्फ इस ही बेसिस पे डिसमिस नहीं किया जा सकता, उसे इन्फोर्स करवाना होगा। क्यों? क्योंकि ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह फैक्ट्स को देखकर और एविडेंसेस को वे करके क्या इंटरप्रिटेशन लेना चाहते हैं। The tribunal cannot be forced by the court to take a certain interpretation. So that is why if such an interpretation is backed by logic, then the award will be enforced. There will be no fault in such an award. ऐसा अक्सर क्रिमिनल लॉ में भी होता है, जब भी बेनिफिट ऑफ डाउट की बात आती है और दो इंटरप्रिटेशन अवेलेबल होते हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन अक्यूज्ड के फेवर में होता है, उसकी इनोसेंस प्रूव करता है, उस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. These were the latest cases for arbitration and conciliation. Thank you.